नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। लखीमपुर कांड में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर में जो उन पे भी आरोप है कि जिन गाड़ियों ने किसानों को कुचला था उसमें से एक गाड़ी में अंकित दास भी सवार था। और अंकित दास पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा है और इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी भी है। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा को लेकर आज भी राजनीति गर्म है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल है। और कांग्रेस लगातार लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्त करने की मांग कर रही है। और लखीमपुर खीरी में हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को भी एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शेखर भारती को 3 अक्टूबर को ही तिकोनिया हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में ये चौथी गिरफ्तारी थी। और इससे पहले लवकुश आशीष पांडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मंगलवार को ही अपराध शाखा कार्यालय ले जाया गया, जहां विशेष जांच दल उससे गहन पूछताछ कर रही है। और वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत से मंजूरी मिलने पर आशीष मिश्रा को पुलिस हिरासत में लिया गया था। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मुलाकात की। और वहीं प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए और 5 सदस्यों का कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि सबसे जरूरी बात यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। और राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे और हमने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्त करने की मांग की है। और वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय चाहते हैं और वो लोग सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग करें। और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि उनको बर्खास्त की मांग कांग्रेस की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है और पीड़ित किसान परिवारों की मांग है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों की मांग है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या करी उसे सजा मिले। और ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जब तक वह अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और ये बात हमने राष्ट्रपति को बताई है। और वहीं नोएडा अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने लगभग 1500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया है उनमें महिलाएं भी शामिल है। और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश, दंगा करने, गलत तरीके से बंधक बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य आरोप लगाए गए। अधिकारियों ने बताया कि करीब 1200 से 1500 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया और प्राथमिकी में 31 लोगों के नाम है, जिनमें भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा और सुखवीर पहलवान भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि नोएडा में कई गांवों के सैकड़ों लोग पूर्व में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करें। और लोग विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन करें। और मुआवजे की मांग को लेकर 81 गांव के लोगों ने धरना भी दिया था और किसानों ने प्राधिकरण से उनकी मांगों के निस्तारण की मांग की थी। और साथ ही उन्होंने 64% बढ़े हुए मुआवजे के साथ 10% का विकसित प्लॉट आवंटित किए जाने की मांग भी की है। कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के बाद वैश्विक गैस की कीमत बढ़ने लगी है और इसी को लेकर भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद
अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 13 दिन में ये दूसरी बार है जब सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है और यूपी समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2.28 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है और वहीं पीएनजी के दाम में 2 रुपये 10 पैसे क्यूबिक मीटर की दरें बढ़ी हैं। और वहीं ये दूसरी बार है जब सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में सीएनजी 47.48 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह अब 49 रुपये 76 पैसे किलोग्राम मिलेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएनजी की कीमत 68 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 56 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। और वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में सीएनजी की कीमत 63 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में सीएनजी की कीमत 66 रुपये 54 पैसे किलोग्राम दर्ज की गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में पीएनजी और अब 34 रुपये प्रति एससीएम पर मिलेगी। और वहीं मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में पीएनजी की कीमत 38 रुपये 37 रुपये प्रति एससीएम होगी। और सरकार ने 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस के दाम में 62% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था और सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के रेट्स को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाकर $2.90 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है और इसके बाद से ही सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की बात कही जा रही थी। नोएडा के जेवर इलाके में दलित महिला से कथित गैंगरेप का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया। उधर 55 वर्षीय पीड़िता की सेहत में अब सुधार बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने शुरुआती आर्थिक मदद के तौर पर उसे 2.5 लाख रुपए दिए और पुलिस उपायुक्त वृंदा शुक्ला ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी महेंद्र की तलाश कर रही है और उन्होंने बताया कि महेंद्र की गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर ही इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की जाने की अपील करेंगे। और डीसीपी ने बताया कि जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता को 2.5 लाख रुपए की शुरुआती आर्थिक मदद दी है और उन्होंने बताया कि महिला का ऑपरेशन सफल हो गया और उसकी हालत में सुधार भी है। और वहीं डीसीपी ने बताया कि पुलिस बुधवार को महिला का बयान दर्ज करेगी और उन्होंने बताया कि जांच टीम ने घटना से जुड़े साक्ष्य गाजियाबाद के निवाड़ी स्थित फोरेंसिक लैब में भी भेज दिए। और वहीं आपको बता दें कि जेवर थाना क्षेत्र में रहने वाली दलित महिला शनिवार को खेत में घास काटने गई थी, तभी गांव के रहने वाले महेंद्र ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। और वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने एक गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और मुठभेड़ के दौरान फायरिंग भी हुई और पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि नोएडा में कुछ दिनों से कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने की कई वारदातें हो रही थी और उन्होंने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए थाना सेक्टर 39 के थाना अध्यक्ष राजीव वलियान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। और वहीं रणविजय सिंह ने बताया कि बुधवार को की सुबह थाना सेक्टर 39 पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कार को चेकिंग के लिए रोका, लेकिन कार में सवार बदमाश भागने लगे और उन्होंने बताया कि पुलिस ने पीछा कर कार को रोक लिया और कार में सवार बदमाशों ने नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पर गोली चलानी शुरू कर दी और वहां से भागने लगे। और वहीं अपर उपायुक्त ने बताया कि पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में चलाए गए गोली 2 बदमाशों पुष्पेंद्र और जावेद के पैर में लगी और साथ ही पुलिस ने बताया कि इनका एक साथी अरुण उर्फ अन्नी मौके से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि इन बदमाशों ने 16 सितंबर को मैनपुरी जा रहे पिता और बेटे को कार में लिफ्ट देकर उनसे करीब 1 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली थी और साथ ही उनके साथ मारपीट कर बदमाशों ने उनका एटीएम कार्ड ले लिया था और एटीएम कार्ड से भी बदमाशों ने करीब 50,000 रुपए निकलवा लिए थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने
अपने पिता पर बलात्कार करने के साथ साथ सपा और बसपा जिलाध्यक्षों सहित 28 लोगों द्वारा भी बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगाया और इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, बसपा जिलाध्यक्ष दीपक हरिवार सहित सभी 28 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा की शिकायत के अनुसार जब वो 6ठी क्लास में पढ़ती थी तभी से उसके पिता उसका शारीरिक शोषण और रेप की घटना को अंजाम देते आ रहे और फिर धीरे धीरे नाबालिग छात्रा के साथ उसके पिता अपने अन्य दोस्तों से भी बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिलाने लगे, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव और बसपा जिलाध्यक्ष दीपक भी शामिल है। और रेप का आरोप लगने पर सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव ने कहा कि मैं आज तक आरोप लगाने वाली छात्रा से मिला भी नहीं हूं और तिलक यादव का कहना है कि उनको और उनके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है और साथ ही कहा कि अगर झूठा फंसाया जाता है तो वो बीच चौराहे पर आत्महत्या कर लेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश को रोशन करने वाला सोनभद्र जिला, जिसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, पर एक पुरानी कहावत है कि नजर आती है कि चिराग तले अंधेरा। जहां एक तरफ सरकार लोगों के घर घर बिजली पहुंचाने का प्रयास करे, वहीं जिले के अधिकारी सरकार के मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे। जिले के कई गांव में खंबे तो लग गए पर उस पर तार नहीं लगा, जिससे बहुत ऐसे गांव अभी भी है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई और वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली के खुले तार बांस बल्ली के सहारे जो दुर्घटना को दावत देते नजर आते और ये बिजली के तार बल्लियों के सहारे 6 फुट से भी कम ऊंचाई पर लगे, जिससे आए दिन हादसे होते रहते। गांव के लोगों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर जमकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द सीमेंट खंबे लगाने की मांग की और वहीं बिजली विभाग का कहना है कि एक हफ्ते में जल्द ही खंबे लग जाएंगे। साथ ही जिन जगहों पर 40 वर्षों पुराने तार और खंबे हैं उसकी भी स्टेटमेंट बना ली गई है और उसकी भी बदलने की कवायद शुरू हो गई है। और वहीं ग्राम पंचायत पठद के प्रतिनिधि ने बताया कि जब से हम लोग निर्वाचित हुए तब से कई बार बिजली विभाग के एडिक्शन जेई से इस मामले की शिकायत कर चुके हैं। हमारे गांव में 25 वर्षों से बिजली के खंभों की जगह लकड़ी के बांस और बल्ली के सहारे तार झूल रहे और अधिकारियों के पास जाने पर केवल आश्वासन ही मिलता है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और हर बार अगले महीने खंभे लग जाएंगे ये कहकर टाल दिया जाता है। और वहीं अधियाशी अभियंता सर्वेश सिंह ने बताया कि दोनों गांव नवगांव और पौनी के लिए खंबे आ गए और जल्द ही खंबे लग जाएंगे और वहीं जिन जगहों पर 40 वर्षों पुराने तार और खंबे उनको बदलने के लिए एस्टिमेट बना लिया गया, वहां के भी तार और खंबे जल्द ही बदलने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रे के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और वहीं आपको बता दें कि 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रे के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का विधान है, जो इस पर्व को महत्व को और भी बढ़ा देता है और महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। आइए आज इस रिपोर्ट के जरिए हम महागौरी से जुड़े कथा और मंत्रों को समझें। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी मानी जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णता गौर माना गया है और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। आपको बताते चले, अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं।
महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ माना गया। इनके ऊपर के दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिनी हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन आहत हो गया था और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो गया। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया गया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती है। उसी पल से मां भगवती का नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। वहीं वो बैठ गया और इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ से उसे अपना सवारी बना लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भी भेंट करती हैं। आपको बताते चले, देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी के पंचोपचार सहित पूजा करें। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान दिया गया। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करते हैं। हमें प्रतिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। स्पेशल टेस्ट आर्या न्यूज। मई 2020 में भारत के साथ तनाव शुरू होने के बाद 50,000 से ज्यादा सैनिक चीन ने अपने बॉर्डर पर लगा दिए थे और उसी को लेकर अब तनाव इतना बढ़ता गया कि ज्यादा चीनी सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया गया था और सर्दियों में एलएसी के पूर्वी लद्दाख के इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद में बीमार पड़ने और मरने की खबरें आई थी और अब इन खबरों की पुष्टि हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चीनी सेना ने लद्दाख के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को पिछले 17 महीने से तैनात कर रखा है। लेकिन अब चीनी सेना यानी कि पीएलए इस इलाके के कठोर वातावरण से बेहद परेशान। चीनी सेना की 2 टॉप जनरल पिछले 5 महीने में बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। चीनी सैनिक तिब्बत के पठार के बेहद कठिन वातावरण में ढल ही नहीं पा रहे और उन्हें ऊंचे इलाकों में होने वाली बीमारियां अब सताने लगी। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रमुख जनरल झांग जुटोंग की नियुक्ति पिछले साल दिसंबर में की गई थी। चीन की इसी कमान के तहत भारतीय सीमा आती है, लेकिन जनरल जुटोंग को केवल 6 महीने बाद जून में ही बदल दिया गया। 1 अक्टूबर को जनरल जुटोंग की मौत हो गई और बताया गया कि उनकी मौत का कारण कैंसर की पुरानी बीमारी के साथ साथ पेट की नई बीमारी शुरू होना था, जो उन्हें तिब्बत में लगातार तैनाती की वजह से हुई। जून में जनरल जुटोंग की जगह पूर्वी थिएटर कमान के प्रमुख जनरल जू किलिंग को लाया गया।
सितंबर में ही चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने घोषणा की कि जनरल जू की जगह जनरल वांग हाईजियांग को लाया जाएगा। बताया गया है कि जनरल जू पेट की गंभीर बीमारी के साथ कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो गए थे। बीजिंग के युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च जाओ चेनमिंग की हाल ही में छपी रिसर्च के मुताबिक भारतीय सीमा के सामने तिब्बत में तैनात चीनी कमांडर और सैनिक पेट, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे थे। कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंचाई वाले तिब्बती इलाके में तैनाती की वजह से सैनिकों में दिल की बीमारियां अब आम होने लगी। इस रिसर्च में कहा गया है कि चीन के ज्यादातर इलाके कम ऊंचाई के हैं और सबसे ऊंचाई पर बसे इलाके में 8000 फीट से कम ऊंचाई पर है। वहीं लद्दाख और तिब्बत में ज्यादातर इलाके लगभग 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। दरअसल चीनी सैनिकों को इस वातावरण में रहने की आदत ही नहीं। यहाँ न केवल बेहद ठंड पड़ती है, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सिर दर्द, जी मितली करना, नींद और भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षण बेहद आम। ज्यादा मुश्किल जगहों पर अगर पहले से तैयारी ना की गई हो तो फेफड़ों में पानी भरना, दिमाग की सूजन या दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। भारतीय सेना को इन इलाकों का अच्छा खासा अनुभव है और सैनिकों को इस इलाके के वातावरण का आदी बनाने की एक तय प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से हर उस जवान को गुजरना होता है हमारे देश में जो इन इलाकों में तैनाती के लिए तैयार किया जाता है। इसमें धीरे धीरे सैनिक को ऊंचाई और कम ऑक्सीजन का आदी बनाया जाता है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं। वहाँ सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण 2 साल के लिए सेना में आते हैं। इसकी कम ट्रेनिंग के अलावा चीन में ऊंचाई वाले इलाकों की कमी से ये सैनिक LAC के वातावरण के आदी नहीं हो पाते। इन सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वाले गर्म टेंट होते हैं, इसलिए उनका शरीर यहाँ की जलवायु का आदी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी इन सैनिकों को टेंट से बाहर जाना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है और कई बार हालात जानलेवा हो जाते हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।